फ्रेंड्स, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था बिहार एचजीएस को लेकर के। उसमें एक नया सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, वो सीमित पार्टनरशिप होती है। अभी तक हमने पढ़ा था पार्टनरशिप विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप एक्ट है, जिसमें लायबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, वो चाहे जितना पैसा लगाए। अगर फर्म डूबती है, फर्म में घपला होता है, कोई फ्रॉड होता है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती है, तो प्रत्येक जो पार्टनर होता है सब पर गाज गिरती है। और अगर एक पार्टनर कमजोर है तो दूसरे पार्टनर से वसूला जाता है, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी होती है। तो एक बहुत ये ऐसा सिस्टम था जिसमें कभी कभी किसी पार्टनर्स की लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी सारी एसेट चली जाती है। अगर दूसरे पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया है, तो कुछ मिसकंडक्ट किया है, अधिक लोन ले लिया है, अनऑथराइज्ड लोन ले लिया है, जो पार्टनरशिप की कैपेसिटी से बाहर है, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, तो एनीवे किसी तरह की जो लायबिलिटी होती थी वो पार्टनर्स पर अनलिमिटेड होती थी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में फर्म जैसी पार्टनरशिप फर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। सारे पार्टनर्स, फर्म का एक नेम, निक नेम केवल है। जुडिशियली या लीगली इसका कोई एंटिटी नहीं होती, इसका कोई पहचान नहीं होती। और अगर आपको फर्म पर मुकदमा दायर करना है, इसका मतलब आपको सारे पार्टनर्स पर मुकदमा दायर करना है, लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की होती थी। तो इसमें हुआ क्या कि 1980 में टेक्सास, अमेरिका में टेक्सास है, बैंक से लोन लिया लोगों ने, एक फर्म ने लोन लिया और फर्म डूब गई। उसमें जो पार्टनर्स कमजोर थे, जिन्होंने घपला किया था या जिन्होंने घपला किया था, जिनके पास पैसा कम था, वो तो छूट गए। लेकिन जो पार्टनर्स, जो रिच पार्टनर्स थे, जिनके पास पैसा था, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवरी की गई। ये इस पार्टनरशिप एक्ट की जो इंडिया में भी है, ये बहुत बड़ी वीकनेस आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में रियलाइज किया गया। तो ऐसे में जब लायबिलिटी किसी पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, तो बड़ा आदमी जो पैसे वाला होगा पार्टनरशिप में पैसा क्यों लगाएगा, क्यों मेंबर बनेगा? वो कंपनी क्यों नहीं कोई ज्वाइन करेगा जिसमें कि शेयर से लायबिलिटी लिमिटेड होती है। किसी भी कंपनी में जब आप शेयर लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी शेयर तक लिमिटेड होती है, या अगर गारंटी देते हैं कंपनी के प्रमोशन में, तो उस गारंटी तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पारित किया गया। ठीक है, इसका पर्पस था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी को उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जितना पैसा लगाते हैं वहां तक, उसको लिमिट करना है। तो अब आप देखेंगे कि बेसिकली इसमें 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। तो हम डिटेल में यहां नहीं जाएं क्योंकि बहुत लंबा एक्ट है। जो जो डिफरेंसेस हैं वो हम यहां डिस्कस करेंगे आपके सामने। पहला तो ये है, जैसा आप जान ही रहे हैं कि पार्टनरशिप ये फर्म नहीं रही, अब इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई, तो अब ये इसकी पहचान लीगल पर्सन के रूप में की गई। इसका जैसे कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है जो अपने पार्टनर से डिफरेंट होती है। तो अब यहां पार्टनर्स अलग हो गए और पार्टनरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी एक अलग एंटिटी हो गई। तो अब आप मुकदमा दायर करेंगे किसी पार्टनरशिप पर, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप उसके पार्टनर्स पर मुकदमा दायर करेंगे। तो जब आप मुकदमा दायर करेंगे फर्म पर, तो ये इंटरनल मैटर हो जाता है पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, कि वो एडजस्ट करे, अंदर से डिसाइड करे इंटरनली
कि किस पार्टनर को कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना है अगर कोई लिटिगेशन रिकवरी को लेकर के हुई है तो यहां पर हम आप देखेंगे कि पहला जो डिफरेंस आ रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सेक्शन 3 में दिखाई पड़ता है। सेक्शन 3 में कहा गया है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो बॉडी कारपोरेट होगी। बॉडी कारपोरेट मतलब होता है लाइक कंपनी, इसकी एक लीगल पर्सनैलिटी होगी जो अपने पार्टनर्स की लायबिलिटी से डिफरेंट होगी। तो अब कंक्लूजन ये हमारा निकला कि इस कंटेक्स्ट में ये एक कंपनी के इक्वल होगी। इट इज लाइक ए कंपनी, क्योंकि कंपनी में भी लिमिटेड कंपनी में चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, आप जानते हैं कि किसी शेयर किसी जो कंपनी का मेंबर होता है, कंपनी के शेयर होल्डर होता है, वो उतना ही एक्सटेंट तक लायबिल होता है जितना उसने शेयर खरीदा है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऐसा पार्टनरशिप होगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एलएलपी भी कहते हैं इसको, एलएलपी शॉर्ट फॉर्म में, तो एक बॉडी कारपोरेट है। जब बॉडी कारपोरेट हो गई तो इसकी एक लीगल पर्सनैलिटी हो गई। ठीक उसी तरीके से लीगल पर्सनैलिटी हो गई जैसे सालोमन वर्सेस सालोमन में आपने कंपनी लॉ के केस में देखा था। अब इस कंपनी का रिजल्ट क्या होगा जब बॉडी कारपोरेट हो गई? तो एक तो पार्टनर्स की लायबिलिटी उनके कंट्रीब्यूशन के एक्सटेंट तक, सीमा तक ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, जब ये बॉडी कारपोरेट हो गई इसका मतलब कंपनी के बराबर हो गई, तो इसका परपेचुअल सक्सेशन हो गया। सारे पार्टनर्स मर जाए फिर भी, क्योंकि बॉडी कारपोरेट है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश का होगा, एमपी का होगा, उसमें इसका रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुरू नहीं कर सकते। आपने देखा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, ओरल भी शुरू कर सकते हैं और या रिटन डॉक्यूमेंट से शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप। लेकिन यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में केवल पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होती है। जब तक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट के पास अप्लाई न किया जाए, रजिस्ट्रार जनरल उसकी परमिशन न दे दे इनकॉर्पोरेट करने की या उसको रन करने की, तब तक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शुरू नहीं हो सकती। जैसे कंपनी केस में आपने देखा था, इनकॉर्पोरेशन की डेट अलग होती है और फंक्शनिंग की डेट अलग हो सकती है, दोनों एक भी हो सकती है। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एक बॉडी कारपोरेट है लाइक कंपनी, और इसलिए कंपनी के सारे कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं कि लायबिलिटी पार्टनर्स की उनकी कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड हो जाती है जितना वो शेयर लेते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर सारे पार्टनर्स डूब भी जाएं, मर भी जाएं, तो भी पेपर पर वो कंपनी, वो पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलती रहेगी लाइक कंपनी। तो इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि कोई भी चेंज अगर होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो नेचुरली अदर पार्टनर्स पर या कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इसका असर नहीं पड़ता। इसका कोई पार्टनर हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में देखा था, इसमें कोई अंतर नहीं है कि एक साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब वो इंसॉल्वेंट न हो, सॉल्वेंट हो, हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं याद आ रहा है। तीसरा होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट में ऐसा कोई केस, ठीक है पेंडिंग है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो और अनसाउंड माइंड ना हो, और तीसरा माइनर ना हो। जो क्वालिफिकेशन पार्टनरशिप में होता है वही क्वालिफिकेशन इसमें भी अप्लाई करता है। ये दिया गया है सेक्शन 5 में दिया गया है। सेक्शन 6 में दिया गया है कि यहां पर आप देखेंगे कि ये इक्वल टू पार्टनरशिप मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए। लेकिन अंतर क्या रहा है, 2 नंबर के साथ साथ जब कोई आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो कम से कम एक मेंबर डिजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। मतलब अगर एक पार्टनर दिवालिया हो जाए या उसको कुछ हो जाए, तो जो डिजिग्नेटेड पार्टनर है
उसके बिहार से काम करेगा। कम से कम 2 होना ही चाहिए। अगर 2 मेंबर हैं किसी पार्टनर में, दोनों होना चाहिए, नहीं तो इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर जैसे हमारे 10 मेंबर पार्टनरशिप में है तो 10 में 2 मेंबर डिजिग्नेट किए जाने चाहिए। इसका प्रभाव अफेक्ट क्या पड़ता है? डिजिग्नेशन मतलब होता है सारे मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कंसेंसस से, तब किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे डिजिग्नेटेड पार्टनर जो पढ़ा लिखा। ऐसा भी हो सकता है कंपनी के सारे पार्टनर्स इलिटरेट हो, तो ऐसे केसेस में प्रोविजन डाल दिया गया है कि कम से कम 2 पार्टनर डिजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए जिनके पास राइट करने की पावर हो, डॉक्यूमेंट बनाने की पावर हो, मुकदमे की काउंटर दाखिल करने की पावर हो। जैसे कंपनी केस में देखा था आपने, वकील होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो इसलिए कंपनी रन करती है। तो यहां पर इस लेवल तक पार्टनरशिप को परमिशन दी गई है कि वो पार्टनरशिप जो चल रही है उसमें सारे मेंबर्स कैसे भी हों, लेकिन कम से कम 2 मेंबर, और दोनों मेंबर जो हो इंडिविजुअल मेंबर हो, कोई फर्म ना हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंपनी फर्म ना हो, वो 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए और उनकी भी लायबिलिटी ठीक उसी तरीके से लिमिटेड होगी जैसे अदर पार्टनर्स की होती है। दे आर एज गुड एज पार्टनर्स। ये हो सकता है कि वो पैसा ना लगाएं, अपना स्किल लगा दें। उन्होंने कहा ठीक है आपके फर्म को बना दिए पार्टनर, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, हम आपका फाइनेंस देखेंगे, लेकिन 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन, प्रमोशन, रिटर्न फाइल करने की कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए, ताकि पार्टनरशिप टोटली इलिटरल पार्टनरशिप ना हो। जो 2 मेंबर डिजिग्नेट होते हैं उसमें कम से कम 1 मेंबर इंडियन होना चाहिए। इंडियन होने का मतलब होता है कम से कम 1 साल वो इंडिया में रह चुका हो, जिसमें 122 दिन तक 182 डेज तक इंडिया में परमानेंटली रहा हो। ठीक है, तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है डिजिग्नेटेड पार्टनर का भी इसमें आया, जो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं था। जो डिजिग्नेटेड पार्टनर एक एक्सपर्ट काम करता है एज एक्सपर्ट, और उसकी पहचान होती है, उसे पहचान लेनी पड़ती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे आपका पैन नंबर मिलता है, किसी एरिया का पिन नंबर होता है, वैसे हर डिजिग्नेटेड पार्टनर का एक पिन नंबर होता है जिसका पूरा नाम कहते हैं डिजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, DPIN, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। उसी तरीके से जैसे कंपनीज एक्ट में होता है सेक्शन 266A से ये जो 266A से 266G तक जब आप पढ़ेंगे तो हर जो शेयर होल्डर कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, या जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एम्प्लॉइज हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ये नंबर लेना पड़ता है, डिजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मैंने कहा पार्ट लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये फिक्स करते हैं लायबिलिटी सारे पार्टनर्स मिल करके जो उसको अपॉइंट करते हैं, या अगर वो खुद उसमें पार्टनर का कंट्रीब्यूट करता, पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उस लेवल तक उसका कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी जो काम करता है उसको अलग से सैलरी मिलती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन काम करता है, रिटर्न फाइल करता है, स्टेटमेंट बनाता है, रिपोर्ट तैयार करता है, और इस तरह की जितनी चीजें एक्सपर्टाइज के लिए जरूरी होती है वो करता है। ये सेक्शन 8 में दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोविजन है, मगर हम मेन प्रोविजन में जैसे सेक्शन 9 में है, अगर पार्टनरशिप के मेंबरशिप में कोई चेंज होता है, उसके नेचर ऑफ वर्क में, फंक्शन में, बिजनेस में चेंज होता है, तो इसकी कंसेंट होनी चाहिए और इसकी परमिशन लेनी पड़ती है डिजिग्नेटेड जो रजिस्ट्रार जनरल होता है स्टेट का, लेनी पड़ती है। अगर वो नहीं लेता है तो उसके लिए परमिशन मिलता है मिनिमम 10,000 रुपीज और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक, अगर वो वायलेशन करेगा इस प्रोविजन का। और इसके अलावा जो इसका स्टेटस, जैसे हमने बताया कि ये डॉक्यूमेंट होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है, ओरल नहीं हो सकता, और इसका एक फॉर्मेट होता है जो शेड्यूल में दिया गया है। इसमें 4 शेड्यूल भी हैं, तो चौथे शेड्यूल में दिया गया है। और तो अंतर क्या आया कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सारे पार्टनर्स पेपर पर कंपनी के पार्टनर्स के रजिस्टर होना चाहिए। हर कंपनी जो पार्टनरशिप है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, उसकी अलग पर्सनैलिटी होती है जो उसके मेंबर से डिफरेंट होती है, जो पार्टनर से डिफरेंट होती है।
आपने देखा था कि जो पार्टनरशिप 1932 का एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, मगर इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। और सेक्शन 14 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर रजिस्ट्रेशन होता है तभी वो मुकदमा दायर कर सकता है, उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर कर सकता है। और कंपनी की तरह ही जब ये चूंकि रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब ये इसकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो जाती है, और इसकी अलग एक सील होती है कंपनी की तरह, तो उसकी पहचान अलग हो जाती है। और इसमें अगर कंपनी के इन सब चीज़ों का, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं फाइल किया, कंपनी का ऑफिस नहीं बताया है, ऐसे शुरू कर दिया है, तो आपके ऊपर लायबिलिटी फर्म के ऊपर, मतलब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब फर्म उसका नाम नहीं रहा, इसलिए फर्म नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं एलएलपी। एलएलपी के ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है जो 50,000 कम से कम होती है और मैक्सिमम 5 लाख तक की हो सकती है। अब इसमें बाकी कॉन्सेप्ट वही है, रिलेशनशिप बाजू पार्टनरशिप, जैसे आपने देखा 1932 के पार्टनरशिप एक्ट में एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है सेक्शन 18 to 21 के बीच में, और होल्डिंग आउट होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 28 में। इसमें भी इसी तरह होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 29 में। जिस तरह सेक्शन 28 पार्टनरशिप एक्ट में होल्डिंग आउट, अगर आप अपने को पोस्ट कर रहे हैं एज ए पार्टनर, अपना नाम पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं हटाया है, तो रिटायरमेंट हो गए या रिटायरमेंट ले लिया है आपने, या किसी उस पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, फर्म चलती रहती है, तो उसके पार्टनर्स की प्रॉपर्टी की लायबिलिटी बनती है। ये दिया गया है सेक्शन 29 में। लेकिन लायबिलिटी कितनी होगी? अगर होल्ड करता है तो लायबिलिटी उसके कंट्रीब्यूशन तक होगी, उसके जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप में, एलएलपी में, वहां तक अमाउंट होगी, बशर्ते कि फ्रॉड ना हो। अगर फ्रॉड है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, सेक्शन 30 में दिया गया है। अब जैसे आपने देखा कि नेक्स्ट पॉइंट में आप डिस्कस करेंगे कि अब यहां पर कुछ इसकी फीचर्स कंपनी के हैं। जैसे कंपनी का डिसोल्यूशन के पहले वाइंडिंग अप होती है, तो वाइंडिंग अप कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, कंपनी कोई मेंबर अप्लाई कर सकता है, या ट्राइब्यूनल सुओ मोटो कर सकती है, कंपनी ट्राइब्यूनल, अगर जस्ट एंड इक्विटेबल है। तो यहां पर हम जो डिफरेंस है कंपनी से वो ये है कि इसमें भी कंपनी जो पार्टनरशिप को पहले वाइंडिंग अप होगा, ये प्रोविजन दिया गया सेक्शन 31 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन दे सकती है कि इसका वाइंडिंग अप कर दिया जाए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है ट्राइब्यूनल में, तो ट्राइब्यूनल इसको बाइंड कर सकता है, और इसमें किसी मेंबर की कंसेंट देने की न तो जरूरत है न तो कुछ ऐसा दिया गया। ये वाइंडिंग अप प्रोविजन दिया गया सेक्शन 51 में। इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिसकंडक्ट को लेकर के कोई इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर्स होते हैं। जैसे आपने देखा कंपनी में इंस्पेक्टर्स होते हैं, उस तरह इसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में लगता है कुछ घपला हुआ है, कुछ इरेगुलरिटी है, कुछ मिसकंडक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है इंस्पेक्टर, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पर कंपनी का वाइंडिंग अप करा सकती है। जब वाइंडिंग अप हो जाता है तब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, जैसे आपने देखा सेक्शन 40 से लेकर 44 तक में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है। अब इसके अलावा जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दे देते हैं, तो अब ये इसका स्टेटस इन बिटवीन हो गया। अब ये कंपनी, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसका स्टेटस पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013 के बीच का हो गया। अब ये ना तो पूरी कंपनी है ना पूरी पार्टनरशिप है, तो ये बीच का फॉर्मूला निकाला गया ताकि लोग, लिमिटेड अगर लायबिलिटी रहेगी तो मैक्सिमम लोग इसमें पैसा लगाएंगे। इसमें पैसा विदेशी भी लगा सकते हैं, लोकल भी लगा सकते हैं। उसका क्राइटेरिया दिया गया है, शेड्यूल्स में दिया गया है, क्या उसका नेचर होगा, क्या उसकी लिमिट होगी, क्या उसमें रूल्स होंगे। और इसके अलावा कि आप देखेंगे कि जहां दो चीज हम मिस कर रहे हैं। एक तो ये
बता दें कि पार्टनरशिप में क्या होता था 1932 में, क्योंकि पार्टनरशिप की फर्म की लीगल पर्सनालिटी नहीं हो सकती थी, इसलिए फर्म किसी अदर फर्म से या अदर कंपनी से या अदर इंडिविजुअल से कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लीगल पर्सन थी ही नहीं। अब पार्टनरशिप तो केवल पर्सन ही करेगा। यहां पर 2008 का जो एक्ट है, इसमें जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो दूसरे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से, दूसरे इंडिविजुअल से या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से पार्टनरशिप कर सकती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा कन्वर्जन भी होता है, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से कन्वर्जन आप कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में। ये प्रोविजन दिया गया सेक्शन 55 में। और इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का कन्वर्जन भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में हो सकता है। सेक्शन 56 में इसका प्रोविजन दिया गया है। तो पहला अंतर क्या है, अब हम कंक्लूड करते हैं। बाकी जितने आप देखेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनरशिप की हैं वो उसी तरीके से, इंप्लॉयड अथॉरिटी उसी तरीके से होती है, सिवाय इसके कि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है फ्रॉड को छोड़ करके। तो पहला अंतर है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म होना चाहिए, ओरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है रजिस्ट्रार जनरल स्टेट के पास, तो वो इसका परमिशन देता है, इनकॉर्पोरेशन की डेट होती है और कब से फंक्शन करेगी उसमें लिखा होता है। दूसरा, इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2 तो हो ही सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है जितना कि वो चाहे अग्रीमेंट करें, अग्रीमेंट करके कर सकते हैं हमारी लायबिलिटी इतना होगी, तुम्हारी लायबिलिटी इतना होगी, या पार्टनर्स की लायबिलिटी इतनी होगी। तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है उनके शेयर से, जो परचेज करते हैं शेयर, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उससे डिसाइड होती है, या अदर कोई उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका अर्थ हुआ, दूसरा अंतर यह हुआ, पहला तो यह हुआ कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म होना चाहिए, दूसरा यह हुआ कि ये खुद एक लीगल पर्सन हो गई। अब यह लाइक कंपनी खुद ये मुकदमा दायर कर सकती है और खुद मुकदमा इसके खिलाफ दायर कर सकता है। तीसरा, जब ये लीगल कंपनी, जब ये लीगल पर्सन हो गया तो नॉन अबॉलिशेबल हो गया, कभी खत्म नहीं होगा इसका, क्योंकि परपिचुअल हो जाता कंपनी। तो आप जानते हैं उसकी लीगल पर्सनैलिटी क्योंकि डिसाइड होती है एक्ट से, तो जब तक एक्ट उसे अबॉलिश न करे तब तक वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी अपने जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उससे डिफरेंट होती है। अगर लिटिगेशन चलता है, मुकदमा दायर होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पार्टनर्स ऑटोमेटिक लायबिल हो जाएंगे। और अगर लायबिलिटी इंटरनल फिक्स होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस हो सकती है या कंट्रीब्यूशन बेसिस हो सकती है, तो वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये इंडिपेंडेंट कंपनी है, ये इंडिपेंडेंट इसका स्टेटस है जो पार्टनरशिप के पार्टनर से बिल्कुल अलग होता है, लाइक कंपनी। तीसरा, इसमें इनकॉर्पोरेशन तभी होता है जब इसमें कम से कम 2 ऐसे मेंबर हों, 2 ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो डिजिग्नेटेड मेंबर हों। ये पार्टनरशिप के मेंबर्स को यूनिनमस रेजोल्यूशन कंसेंसस से पास करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है, रजिस्ट्रार परमिशन देता है। वो मेंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया, दे आर स्लाइडली इन द फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे रेजोल्यूशन बनाना हुआ तो कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो कैसे तैयार होगा, कोई लेटर भेजना होगा रजिस्ट्रार के पास कैसे भेजा जाएगा। ये मेंबर उस स्थिति में काम आते हैं जब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो बहुत जनरल होते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। वैसे ये जैसे कंपनी के सेक्रेटरीज हैं, कंपनी का डायरेक्टर है, सारा काम कंपनी का डायरेक्टर करता है, उसी तरीके से जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं कंपनी का सारा काम वो करते हैं। और कंपनी का अगर कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है तो ये उसका इंटरनल मैटर है। इसके अगेंस्ट में आपने देखा था 1932 के पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर मर जाए या कुछ हो जाए तो जब तक अदरवाइज ये जो अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में ना हो ओरल रिटन, तब तक वो
वो फर्म डिजॉल्व हो जाती थी, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती थी, और जो लिमिटेड पार्टनर्स होते फॉर सर्टेन पीरियड वो काम कर सकते थे। सेक्शन 7 में दिया गया पार्टनरशिप एक्ट के 1932 में, उसको देख लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा कि चौथा या पांचवा पॉइंट जो भी हो कि फर्म का डिसोल्यूशन ही होता था, और जो सेक्शन 40 to 44 में दिए गए हैं पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन दे उनके बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स का पहले वाइंडिंग अप होती है, लाइक कंपनी। वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, और ट्राइब्यूनल में डिसीजन होता है, और ट्राइब्यूनल समझता है कि इनका वाइंडिंग अप कर देना ही जस्ट एंड इक्विटेबल है। जैसे पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई है, और पार्टनरशिप को रन करना असंभव हो जाए, तो उसका डिसोल्यूशन, उसका वाइंडिंग अप होता है। वाइंडिंग अप के बाद तब उसका डिसोल्यूशन होता है। लाइक एक कंपनी, तब उसके पार्टनर्स जितने होते हैं उनका लायबिलिटी और राइट फिक्स किया जाता है। सेक्शन 29 में होल्डिंग आउट के बारे में कहा गया। आप देखिए पार्टनरशिप एक्ट 32 में सेक्शन 28 में दिया गया होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का फार्मूला वही होता है, लेकिन अंतर यही कि होल्डिंग आउट में दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है इस एक्ट में 2008 में। पहला तो ये कि होल्डिंग आउट ले कोई पार्टनरशिप लायबिल तभी होगी जब किसी पार्टनर की होल्ड करने से फर्म को कोई फायदा पहुंचा हो। दूसरा, जहां तक लायबिलिटी उस पार्टनर का क्वेश्चन है, उस पार्टनर वहीं तक लायबिल होगा जहां तक उसने उस पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। हाँ, उसने फ्रॉड न किया हो। अगर फ्रॉड किया है तो उसकी लायबिलिटी, तो फर्म की, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसकी भी, और ऐसे मेंबर फ्रॉड करने वाले की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। अदरवाइज पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना हुआ तो किसी की परमिशन लिखित नहीं होती। पार्टनरशिप आपस में शेड्यूल कर लेते हैं कि भाई हमारा अपना जो हम पार्टनरशिप से जा रहे हैं और हमारा पार्टनरशिप शेयर हम अपना ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर सारे पार्टनर से कंसेंट है तभी शेयर और ट्रांसफर होता था, नहीं तो नहीं होता था। मगर यहां पर इस एक्ट में, 2008 के एक्ट में, अब पार्टनरशिप की जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल हो गए, इंटरेस्ट, और यहां किसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। जब केवल इन्फॉर्म करना पड़ता है पार्टनरशिप को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड कर लिया तो फर्म का जो असेट का ट्रांसफर है वो ट्रांसफर हो गया या वो जो पहले वाला पार्टनर था वो फर्म से चला गया। ये रिकॉर्ड होना चाहिए। बस जितने पार्टनर्स होंगे उतनी लायबिलिटी उनकी बनी रहेगी। इसके बाद छठा पॉइंट मैंने बताया था कि इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन, जो कि डॉक्यूमेंट्री था ही नहीं पार्टनरशिप एक्ट 32 में, इसलिए इंस्पेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आता था। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन से, रजिस्ट्रार से, क्योंकि रजिस्ट्रार स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया है। जहां भी कुछ गड़बड़ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है जो रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पर या तो जो पर्सन मिसकंडक्ट करता है, जो डिलिंक्वेंट पर्सन होता है, उसका प्रोसिक्यूशन होता है, और साथ साथ कंपनी को का बाइंडिंग अप भी किया जा सकता है। और यहां पर कन्वर्जन का प्रोविजन दिया गया, सातवां आठवां पॉइंट जो भी हो। आप देखें पार्टनरशिप फर्म को आप कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, या कंपनी के पार्टनरशिप को फर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 56 तीन प्रोविजन दिए गए हैं, 56, 55, 56, 57, जिसमें कन्वर्जन आप जो पार्टनरशिप है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसे भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसी एक्ट में आप देखेंगे कि जैसे किसी कंपनी के पास राइट होता है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास राइट होता है, वो कंप्रोमाइज कर सकती है, ठीक है, और ट्राइब्यूनल उस कंप्रोमाइज को इन्फोर्स भी कर सकती है। प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 60-61 में। इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अदरवाइज तो बाकी जितने फीचर्स हैं सब वो नॉर्मल हैं।
ये 6 7 8 अंतर आप याद रखेंगे। तो एक इवॉल्व फॉर्म है, ये मैग्नीफाइड ग्लोरीफाइड फॉर्म है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ताकि कम पैसा लगेगा तो मैक्सिमम लोग पैसा लगाएंगे, उनके डूबने का रिस्क कम रहेगा, अनलिमिटेड पार्टनर भी ज्यादा होता है और किसी पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी हो जाती है। इसलिए इस पार्टनर को ड्राफ्ट किया गया है। थैंक यू।